हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी स्लोप एरिया मेथड। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी फॉर यूपीएससी गेट एंड एसएससी जेईई एंड ऑल। एंड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट की जो चैप्टर है उसमें से डिस्चार्ज मेजरमेंट का जो दो अलग अलग मेथड था, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो अब तक डायरेक्ट मेथड में जितने भी मेथड से सारे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नाउ वी विल लुक इनटू इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज व्हिच इज स्लोप एरिया मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। कन्वेंशनल क्वेश्चन भर के आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भर के आते हैं। ये जो मेथड है ये डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए मैनिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करता है। आप सभी को पता है मैनिंग इक्वेशन, आपने ओपन चैनल फ्लो में हमने बहुत डिटेल में आपको मैनिंग इक्वेशन बताया है ना? तो वही मैनिंग इक्वेशन को यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है ये जो मैनिंग इक्वेशन है, एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ, इट इज जनरली वैलिड फॉर, ये मैनिंग इक्वेशन के अंदर पीछे का जो एजम्पशन है वो ये है कि कोई एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का चैनल हो, चैनल है, उसमें एक फ्लो हो रही है और वो एक यूनिफॉर्म फ्लो हो रही है, एक यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन उस चैनल में है। ठीक है, देखो ये चूंकि ये मेथड कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, तो मैं बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे पैरामीटर को पहले पहले, फिर थोड़ा बाद में, फिर थोड़ा पीछे, आगे पीछे करके ऐसे बताऊंगा ताकि ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। याद करने की जरूरत नहीं है मेथड को, हाँ स्टेप किताबों में या फिर किसी ने बता दिया नोट्स में लिख के, हाँ पहले ये करो बाद में वो करो, नहीं नहीं नहीं, समझ लेना है। ओके, आप खुद कर लो भाई, मैं थोड़ी ना मतलब कुछ करूंगा इसमें, मैं बस समझा दूंगा। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं, समझाना शुरू करता हूँ। इसमें हम करते क्या है, पहले देखो, हमको किसी चैनल में या फिर रिवर में डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए हम इसमें कम से कम दो सेक्शन कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज कि दिस इज योर फ्लो, मतलब एक ये रिवर है और ये रिवर को तो यहाँ पे मैंने एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का दिखाया है ना? अब ये हो गया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब कहने का मतलब है रिवर का विड्थ डेप्थ सब एक जैसा है, फ्लो एक जैसा है, वो यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि आपका एक जैसा नहीं है उसमें, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कहने का मतलब है, मान लो इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। ये मान लो फ्लो का डायरेक्शन है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिवर आपका एक्सपैंड कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये फ्लो का डायरेक्शन है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका जो चैनल है, चैनल का क्रॉस सेक्शन ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो एक डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, तो इन डिफरेंट टाइप्स के लिए ये मेथड सुटेबल है ना? ये जितने भी टाइप्स हैं, हर एक टाइप के लिए मेथड सुटेबल है। बस कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज मैं बताऊंगा। जैसे कि पहले ही बता देता हूँ, जैसे कि जब भी एनालिसिस करेंगे आगे चल के, तो ध्यान रखना जो यूनिफॉर्म चैनल होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म कंडीशन, फ्लो कंडीशन के बारे में बताया था, उस कंडीशन में जो स्लोप ऑफ चैनल बेड है वही होता है स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। और उसमें जनरली यूनिफॉर्म है तो उतना टर्बुलेंस वगैरह होता नहीं है, जिस कारण से जो हेड लॉस होती है, देखो मान लो कोई फ्लो एक जगह से शुरू होकर कोई दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ उसमें हेड लॉस होगा। बेसिकली हेड लॉस होता है ड्यू टू जनरली फ्रिक्शन, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, मतलब पानी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि पानी को रोकने का कोशिश करता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ बेड, है ना? तो वो होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो वो एक जो फोर्स लगा ओवरऑल इन ए लेंथ ऑफ फ्लो, उस कारण से आपका फ्लो रिटार्ड होता है, रुकता है, कम होता है वेलोसिटी वगैरह, तो वो एक तरह का लॉस है। मतलब जितना ऊर्जा से फ्लो होना चाहिए था उसको, वो उतना ऊर्जा से हुआ नहीं कुछ एनर्जी उसका घट गया, तो ये होती है हेड लॉस। तो जनरली ये यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में जो हेड लॉस होती है आपकी, है ना, यहाँ पे चूंकि मैनिंग इक्वेशन है, तो मैनिंग इक्वेशन है तो स्लोप वगैरह सब कुछ आएगा, है ना? तो यहाँ पे हेड लॉस वगैरह सब कुछ आएगा। तो अभी पहले ही बता देता हूँ, तो यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में जो जनरली हेड लॉस होती है, इट वी कंसीडर दैट इट इज हेड लॉस ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण हो रही है। ओपन चैनल फ्लो में एजम्पशन था यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन का, मैंने वहां बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करते हुए जो फ्लो हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कंप्लीटली बैलेंस कर रही है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज यूनिफॉर्म फ्लो, और यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग मैनिंग इक्वेशन डिराइव्ड है। अब दूसरा मैंने बताया इस तरह का क्रॉस सेक्शन बताया, एक्सपैंडिंग, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ये एक्सपैंडिंग हो गया। एक्सपैंडिंग क्यों कह रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एरो देखना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, एक्सपैंडिंग। ये कॉन्ट्रैक्टिंग,
तो मान लो कभी ये स्लोप एरिया मेथड जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, जो अभी किए नहीं है, बिल्डअप कर रहे हैं, ये जो स्लोप एरिया मेथड है, इसको कभी हमको लगाना पड़े एक्सपैंडिंग या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह क्रॉस सेक्शन पे, है ना, तो एक रिवर में देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक कोई रिवर है, उस रिवर में डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीच आपको मिलेगा। रीच कहने का कहीं कभी रिवर सीधा है, कहीं पे एक्सपैंडिंग वाला नेचर है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्टिंग वाला भी नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो मान लो ये जो स्लोप एरिया मेथड यूज कर रहे हैं किसी भी रिवर में, स्ट्रीम में डिस्चार्ज निकालने के लिए, अब हुआ ऐसा कि उस स्ट्रीम में कोई भी स्ट्रेट रीच ही नहीं है जहाँ पे आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो, नहीं है, लेकिन एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग रीच है। तो अगर एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग रीच है तो इन दोनों में से हम जनरली कौन से रीच को कंसिडर करेंगे, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, देखो हेड लॉस जो मैंने अभी बताया, तो फ्लो में यहाँ पे हम दो तरह का हेड लॉस को जनरली कंसिडर करते हैं। एक हेड लॉस हम कंसिडर करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, एक हेड लॉस कंसिडर करते हैं ड्यू टू टर्बुलेंस, जिसको हम कहते हैं ईडी हेड लॉस। ईडी हेड लॉस, इट इज दिस टाइप ऑफ हेड लॉस इज बेसिकली ड्यू टू टर्बुलेंट नेचर ऑफ फ्लू, है ना। तो फ्रिक्शनल हेड लॉस और ईडी हेड लॉस। तो आगे चल के मैं बताऊंगा यहाँ पर कि हम जनरली अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो हम कॉन्ट्रैक्टिंग रीच को सिलेक्ट करेंगे, है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे स्लोप एरिया मेथड जो अभी एक्सप्लेन करूंगा उसको अप्लाई करेंगे और डिस्चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों? कॉन्ट्रैक्टिंग रीच में आगे चल के मैं बताऊंगा ईडी हेड लॉस की जो मैग्नीट्यूड होती है ये काफी कम होती है, समझ में आ रहा है। और ईडी ने जो हेड लॉस निकाला ये अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड इन्होंने निकाला, उतना एक्यूरेट है नहीं, तो इसलिए ये चीज जो ये फैक्टर है इसको कम से कम जितना कंसिडर करें उतना हमारा डेटा, हमारा रिजल्ट जो निकलेगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होने का चांसेस होगा, समझ में आ रहा है। इसलिए ईडी हेड लॉस क्योंकि उसका वैल्यू कम होता है इन कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप ऑफ रीच, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी समझाया था मैंने टर्बुलेंट फ्लो में, तो ऐसे कंडीशन में हम मतलब इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टिंग रीच को सिलेक्ट करते हैं अगर इस तरह का कोई कंडीशन डेवलप हो गया। वेल चलिए, बहुत अभी तो बहुत सारे थ्योरीज हैं, कुछ कुछ हमने अभी इनिशिएट कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब चलो इस मेथड को देखते हैं, ये मेथड एक्चुअली है क्या और इससे हम डिस्चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मेथड जो है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लूइड, जो बर्नौली एनर्जी इक्वेशन है ना, उसका भी इस्तेमाल करता है ये मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को अगर हमको अप्लाई करना है किसी भी रिवर या फिर स्ट्रीम में, तो हमको दो सेक्शन को कंसिडर करना पड़ता है along the direction of flow, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ फ्लो को कंसिडर करके हमको दो सेक्शन कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कि लेट्स सपोज दिस इज योर रिवर का प्लान, ठीक है, अभी एक्सपैंडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग ये मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये मान लो रिवर है, रिवर का प्लान मैं बता रहा हूँ, इधर से इधर फ्लो चल रही है। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए मुझे कम से कम दो सेक्शन चाहिए। लेट्स सपोज ये दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज योर सेक्शन 2, ये दो सेक्शन चाहिए। ये दो सेक्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, ये रीच आपने सेलेक्ट कर लिया। इसको करने के बाद अब आपको क्या चाहिए डेटा, अब ये दोनों क्रॉस सेक्शन का आपको सेक्शनल डिटेल्स चाहिए। सेक्शनल डिटेल में कहने का मतलब है, मतलब ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच जो बेड स्लोप है ये कितना है, जो चैनल है उसका बेड स्लोप कितना है, ये कितना है, ये पता होना चाहिए। दूसरा सेक्शन 1 पे डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर ये पता होना चाहिए। सेक्शन 2 पे एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर कितना है ये पता होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है सेक्शन 1 का, सेक्शन 2 का, ये सब कुछ पता होना चाहिए, इतना कम से कम। क्रॉस सेक्शनल डिटेल्स, प्रेशर हेड, डेप्थ ऑफ फ्लो एंड योर बेड स्लोप, सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल डिटेल्स पता होना चाहिए। तो इसका लेट्स सपोज अब मैं आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि दिस इज योर चैनल बेड, ये क्या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में इसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। दिस इज योर चैनल बेड। नाउ इस चैनल बेड पे यहाँ पे सेक्शन 1 था, सेक्शन 1 पे डेप्थ ऑफ फ्लो है लेट्स सपोज y1, सेक्शन 2 पे डेप्थ ऑफ फ्लो जो है लेट्स सपोज इट इज y2। ओके, दिस आर द डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। डायग्राम को थोड़ा मैंने और सुंदर बना दिया। ओके, तो यहाँ पे जो फ्लो हो रही है बच्चों, ये फ्लो हो रही है सेक्शन 1 से लेके, दिस इज योर फर्स्ट सेक्शन, दिस इज योर सेकंड सेक्शन।
फ्लो हो रही है आपका 1 से 2 की ओर, ठीक है। नाउ ये जो चैनल है, लेट्स सपोज दिस इज, इसका जो बेड स्लोप है इसको मैं कहता हूं एस नॉट, द बेड स्लोप ऑफ द चैनल। बेड स्लोप है ना, मतलब जो बेड है उसका ढलान, एवरेज ढलान, वो क्या है, स्लोप। यहाँ पे मैंने एक डेटम कंसिडर कर रखा है। इस डेटम से लेट्स सपोज सेक्शन 1 का जो बेड का हाइट है इसको मैं कहता हूँ Z1, और सेक्शन 2 का जो बेड का हाइट है इसको मैं कहता हूँ Z2। देखो जब फ्लो हो रहा है फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, इसका मतलब ऑब्वियस है, जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो होती है तो हाई हेड टू लो हेड, तो सेक्शन 1 पे हेड ऑब्वियसली हाई होगा और सेक्शन 2 पे हेड ऑब्वियसली कम होगा, तभी 1 से 2 को 2 की तरफ हम फ्लो को दिखा पा रहे हैं, नहीं तो नहीं दिखा पाते। क्लियर है, इतना तो बेसिक क्लियर हो गया। तो सेक्शन 1 पे फ्लो का कुछ वेलोसिटी होगा, सेक्शन 2 पे कुछ फ्लो का वेलोसिटी होगा। अब ये जो सेक्शन 1 पे ये जो y1 दिखा रहा हूँ इसको मैं कहूंगा प्रेशर हेड एट सेक्शन 1। सेक्शन 2 पे जो y2 है दैट इज प्रेशर हेड एट सेक्शन 2। प्रेशर हेड कहने का मतलब है डेप्थ ऑफ फ्लो और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ तो टोटल एनर्जी जो होता है इट इज डिवाइडेड, टोटल हेड या फिर टोटल एनर्जी हेड इज डिवाइडेड इनटू डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड। तो सेक्शन 1 पे डेटम हेड आपका कितना है Z1, प्रेशर हेड कितना है V1, सॉरी Y1, और वेलोसिटी हेड क्या होगा, लेट्स सपोज वेलोसिटी एट सेक्शन 1 फॉर द फ्लो इज V1, तो वेलोसिटी हेड विल बी V1 स्क्वायर अपॉन 2g। सो लेट्स सपोज द वेलोसिटी हेड इज ये, इट इज V1 स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1, तो टोटल एनर्जी सेक्शन 1 पे कितना होगा, टोटल एनर्जी हेड Z1 प्लस Y1 प्लस V1 स्क्वायर अपन 2g। इतने हेड के साथ वो फ्लो हो रही है सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की ओर। अब चूंकि यहाँ पे लॉसेस का, अगर इंड्यूस लॉसेस का अगर बात करें तो यहाँ पे दो तरह के लॉस होगा। सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक कवर करने में एक फ्रिक्शनल लॉस, दूसरा ईडी हेड लॉस को भी, और एक तरह का हेड लॉस हम कंसिडर कर लेते हैं इधर ईडी हेड लॉस, बहुत कम लेकिन फ्रिक्शनल हेड लॉस ज्यादा। समझ में आ रहा है, वो तो होगा ही होगा और ज्यादा होगा। ईडी हेड लॉस केवल टर्बुलेंट फ्लो कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग या फिर जब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ऐसे कंडीशन में होगा, और खास करके जब एक्सपेंशन हो रहा है स्ट्रीम का, ओके, फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, ऐसे कंडीशन में ईडी हेड लॉस आपका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। सो तो अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊं, जस्ट ए मिनट, समझो यार, कॉन्सेप्ट को समझो। ये हो गया टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है, दिस विल बी अ टोटल एनर्जी लाइन। अब देखो सेक्शन 2 पर अगर मैं देखूंगा तो कुछ ना कुछ हेड लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कि फ्रिक्शनल हेड लॉस हो गया एक पर्टिकुलर अमाउंट का, ये ग्रीन वाला क्या है, टोटल एनर्जी लाइन। एक फ्रिक्शनल हेड लॉस हो गया लेट्स सपोज। दूसरा और एक तरह का हेड लॉस मैंने बताया था आपको अभी अभी कि और एक कुछ थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा नहीं होता उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन थोड़ा होता है, लेकिन होता है। लेट्स सपोज और एक थोड़ा सा हेड लॉस हो गया, थोड़ा ज्यादा देखने से लग रहा है, थोड़ा कम कर देता है, और एक हेड लॉस हो गया। तो अब यहाँ पे एक मैं ऐसे लाइन बना देता। अब देखो इसमें कौन सा क्या है, ये मैंने बताया फ्रिक्शनल हेड लॉस, लेट्स सपोज HF हो गया, ये हो गया अदर हेड लॉस जिसको हम ईडी हेड लॉस कंसीडर कर लेते हैं HE, ठीक है। तो बाकी का जो हेड बचा वो क्या बचेगा, दिस विल बी वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2, जिसको हम लिख सकते हैं V2 स्क्वायर बाई 2g, लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये हमने लिख दिया। अब देखो जब फ्लो यूनिफॉर्म होगा तो ईडी हेड लॉस बिल्कुल नहीं होगा, है ना। जब चैनल आपका, चैनल का क्रॉस सेक्शन जब यूनिफॉर्म होगा तो ईडी हेड लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें केवल आपको फ्रिक्शनल हेड लॉस ही देखने को मिलेगा। तो ये सारा डेटा आपको अभी पता है। नाउ अब और एक डेटा इसी में देख लो। देखो ओपन चैनल फ्लो में मैंने बताया था डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड को मिला के मैं एक टर्म कहता हूं, या फिर स्पेसिफिक डेप्थ, है ना, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक डेप्थ। लेट्स सपोज दिस इज योर H1, ठीक है। सिमिलरली आपका यहाँ पर सेक्शन 2 पर जो वो क्या हो जाएगा H2, सेक्शन 2 का डेटा हेड प्लस सेक्शन 2 का प्रेशर हेड, स्पेसिफिक डेप्थ है सेक्शन 2, इसको मैं कह दिया H2। क्लियर है, ये चीज देख लिया आपने।
अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे। लिखिए अप्लाइंग लॉ ऑफ, इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बहुत बच्चों जैसा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ, वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट सेक्शन 11 एंड 22। तो अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Y1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G बराबर होगा किसका, Z2 प्लस Y2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस टोटल हेड लॉस, इसको मैं HL लिख दिया, टोटल हेड लॉस। अब ये जो टोटल हेड लॉस है आपको पहले ही पता है, बेवकूफी नहीं करने का। इसमें मैं दो चीजें कंसिडर कर रहा हूँ, फ्रिक्शन के कारण और एक ईडी के कारण कंसिडर कर रहा हूँ। फ्रिक्शन तो है ही, ईडी टर्बुलेंस नेचर के कारण आता है, ठीक है। नाउ तो इसको मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस हेड लॉस HL, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को यूज करके क्या मेरा हेड लॉस निकल जाएगा, तो हेड लॉस इक्वल टू कैसे निकाल लूंगा, हेड लॉस इक्वल टू H1 माइनस H2 प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो इस तरह से मेरा हेड लॉस निकल जाएगा। और ये जो हेड लॉस है HL, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस ईडी हेड लॉस HF HE। समझ में आ रहा है, ये दो कॉम्बिनेशन है इस हेड लॉस में। तो ये आपने सबसे पहले क्या किया, हेड लॉस को कंप्यूट कर लिया बाय अप्लाइंग द सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ इसमें से भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हमको केवल फ्रिक्शनल हेड लॉस कैलकुलेट करना है। क्यों फ्रिक्शनल हेड लॉस कैलकुलेट क्यों करना है, केवल देखो ऐसे तो हमको ईडी हेड लॉस भी कैलकुलेट करना है, लेकिन आगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्सक्लूसिवली फ्रिक्शनल हेड लॉस की वैल्यू चाहिए। क्यों, देखो मैंने बताया था कि इक्वेशन पहले स्लोप एरिया मेथड शुरू करने से पहले कि इसमें हम मैनिंग इक्वेशन का भी इस्तेमाल करते हैं डिस्चार्ज को निकालने में, और मैनिंग इक्वेशन जो वैलिड इट इज फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, और यूनिफॉर्म फ्लो अगर हो रहा है तो फ्रिक्शनल हेड लॉस ही होगा, और ईडी हेड लॉस उसमें नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, तो मैनिंग इक्वेशन में ईडी हेड लॉस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर मैनिंग इक्वेशन में ये हेड लॉस का वैल्यू हमको यूज करना है तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना होगा, हमको फ्रिक्शनल हेड लॉस का एक्सक्लूसिव वैल्यू निकालना होगा कि नहीं। तो HF का वैल्यू क्या है, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमको HF का वैल्यू मिल जाएगा, फ्रिक्शनल हेड लॉस का वैल्यू H1 माइनस H2 प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, माइनस ईडी हेड लॉस HE। अब ये जो HE है इट इज व्हाट, इसको लिख लो यार, ईडी हेड लॉस, ये टर्बुलेंस के कारण जनरली होता है, टर्बुलेंस इन फ्लो, ठीक है, इन फ्लो FOLOW, ठीक है यार, टर्बुलेंस इन फ्लो। अब ये जो ईडी हेड लॉस है तो इसका HF को निकालने के लिए आपको अल्टीमेटली इसका वैल्यू चाहिए। अगेन HF को निकालने के लिए आपको चाहिए HE का वैल्यू भी चाहिए। तो HE का जो वैल्यू है ईडी ने बताया, किसने बताया, ईडी ने ही बताया, ईडी हेड लॉस है तो ईडी बताएगा ना भाई, हम थोड़ी ना बताएंगे। ईडी ने बताया HE का जो वैल्यू होता है इट इज KE टाइम्स V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। इतना होता है ईडी हेड लॉस। अब इतना होता है आपको बता दिया। अब इसमें KE का वैल्यू भी जो है इसने ईडी दे दिया, और ये है क्या, ईडी हेड लॉस कोफिशिएंट, ईडी हेड लॉस कोएफिशिएंट। इसका टेबल एक आता है, और इसका टेबल आपको याद करना होगा, मैं इसका टेबल लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है कभी कभी ना दिया हो, तो इसको देखो याद करना सिंपल है। दो तरह का फ्लो, तीन तरह का फ्लो कंडीशन होगा।
यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, हाईली टर्बुलेंट, ऐसा कुछ है ना। तो यूनिफॉर्म में तो ये के का वैल्यू दोनों केस में 0। फिर दो तरह का क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्सपेंडिंग, तो उसके करस्पॉन्डिंग के का वैल्यू आपको डिफरेंट फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग के का वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है, तो उसको यूज करना है हमको, है ना, जब भी हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो वेल चलिए, तो यहाँ से अगर इतना कर लिया, एच का भी वैल्यू पता चल गया, तो क्या अब मुझे एच एफ का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब देखो एच एफ इक्वल टू एच वन माइनस एच टू, फिर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपन 2g, ठीक है, माइनस माइनस क्या, के ई टाइम्स वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपन 2g। तो यहाँ से मेरे को, मैं खुश हो गया भाई, यहाँ तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, एच एफ का वैल्यू पता चल जाएगा। किसका वैल्यू, एच एफ का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि मैं एच एफ ही निकाल रहा था। अभी अगर एच एफ का वैल्यू पता चल जाएगा तो मेरे को ये बताओ यार कि वी वन का वैल्यू कितना है। ये इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड अगर है तो हम कोई एक्सपेरिमेंटल चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं, करंट मीटर ये वो वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए ये यूज नहीं कर रहा है। अगर उसको यूज करना था तो वो यूज करके हम एरिया वेलोसिटी मेथड अप्लाई कर देते यार। ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हो रही है, बस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो एच एफ निकालने के लिए हमको वी वन चाहिए, वी टू चाहिए, ठीक है, ये दोनों अननोन है अभी, क्योंकि एच वन और एच टू तो मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, लेकिन वी वन वी टू पता नहीं है। तो V1 V2 अब पता नहीं है एक्यूरेटली, तो हम अब क्या करेंगे, तो मेरे को पता है चूंकि H1 H2 पता है, प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता है, A1 A2 भी पता है, चैनल का क्रॉस सेक्शन एरिया एट सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22 भी आपको पता है, मैंने बताया था इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको क्रॉस सेक्शनल डिटेल्स पता होना चाहिए, तो वो चीज भी आपको पता है। अब आप खुश, खुश क्यों, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो कोई भी ये फ्लो कंडीशन में, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में जो सेक्शन 11 पे डिस्चार्ज पास करेगा, टोटल डिस्चार्ज तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, वही हम एज्यूम करेंगे कि वही डिस्चार्ज सेक्शन 22 पे भी पास करेगा, तो Q इज ऑलवेज मेंटेन कांस्टेंट, है ना। तो Q आपको पता है, तो हमको डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी हमको पता लगाना है, तो वेलोसिटी इक्वल टू Q अपॉन एरिया A1, V1 इक्वल टू Q अपॉन A1 बाय यूजिंग सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन, और V2 इक्वल टू Q अपॉन A2, ऐसा लिख दिया भाई, है, लिख दिया, ये लिख दिया। और ये एच एफ का जो यहाँ पे इक्वेशन हमने अभी दिया आपको, ये वाला इक्वेशन, इसमें सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो ये इक्वेशन आपको कैसा दिखेगा। अब आपको इक्वेशन में सारे अननोन टर्म्स, देखिए सभी टर्म्स नोन होंगे इक्वेशन में, के का वैल्यू भी पता होगा, ईडी ने दे दिया है, जी 9.81 पता है, जी 9.81, H1 पता है, H2 पता है, सब कुछ पता है, केवल एच एफ निकालना है। और एच एफ निकालने के लिए, ठीक है, क्यू नहीं आता, क्यू का वैल्यू क्या है ये पता नहीं, ठीक है, क्योंकि अरे क्यू का वैल्यू हम डिस्चार्ज निकालने के लिए तो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं, हम डिस्चार्ज को निकालने के लिए तो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको डिस्चार्ज ही पता नहीं है यार, तो फ्रिक्शनल हेड लॉस का वैल्यू कैसे निकलेगा, निकलेगा, अननोन रह गया, समझा कि नहीं। तो फ्रिक्शनल हेड लॉस का वैल्यू क्या हो गया, अननोन रह गया। इतना करने के बाद तो मेहनत बेकार नहीं, बेकार नहीं हुआ, क्यों, यहाँ पे एक नया वैज्ञानिक आ गया, जो नाम बताया मैंने अभी, कौन सा नाम बताया, मैनिंग, वो आ गया, वो बोला कि अरे हमको बोलते ना भाई, हम निकाल के दे देते आपको हेड लॉस, फ्रिक्शनल हेड लॉस। तो मैनिंग ने एक फिर इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाने का एक उपाय बताया, एक आइडिया लगा दिया उसने। और उसने क्या किया, वो अपना इक्वेशन लेके आ गया, बोला कि भाई साहब आप मेरे इक्वेशन को यूज करिए। तो मैनिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू मैनिंग इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मैनिंग इक्वेशन, ठीक है, और ये मैनिंग इक्वेशन यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन के लिए वैलिड है, ध्यान रखने का, यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू मैनिंग इक्वेशन, डिस्चार्ज इक्वल टू, देखिए डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। तो मैनिंग ने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला दिया था, क्या, 1/n r⁻²/3 और रूट अंडर s, है ना, रूट अंडर s, ये आपका एक फॉर्मूला दिया था, किसने, मैनिंग ने। और ये s क्या है, स्लोप ऑफ बेड, चैनल बेड मान लो, s नॉट, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया था।
ये दिया था मैनिंग ने, और ये कहा था चूंकि यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन है, ठीक है, चूंकि यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन है तो अंडर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन आपका ईडी हेड लॉस जो नहीं होगा, ठीक है, अंडर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन आपका ईडी हेड लॉस नहीं होगा, तो हेड लॉस जो चैनल में हो रहा होगा वो केवल फ्रिक्शनल हेड लॉस हो रही होगी, ठीक है। और चूंकि यूनिफॉर्म का फ्लो कंडीशन है तो जो भी स्लोप होगा किसका, बेड स्लोप, वही वही होगा स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, एस ई। तो बेड स्लोप निकालने का उपाय हमको पता चल गया कि एनर्जी लाइन का हम स्लोप निकाल लेंगे। तो चैनल को जरा बना के दिखाते हैं हम। तो ये आपका सेक्शन 1-1 था, दिस इज योर सेक्शन 2-2। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो y1, इधर डेप्थ ऑफ फ्लो y2, इस तरह से ये फ्लो हो गई, ठीक है। नाउ तो ये टोटल एनर्जी है मान लो, तो टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी लाइन, तो यहाँ से कुछ एनर्जी घट गया, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी हेड ये v1 स्क्वायर बाई 2g, ये वेलोसिटी हेड हो गया v2 स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब यही तो हो गया फ्रिक्शनल हेड लॉस hf, ठीक है। नाउ और ये लेंथ बिटवीन सेक्शन 1-1 एंड 2-2, लेट्स सपोज इसको मैं कह दिया l, लेंथ ऑफ स्ट्रीम, मतलब लेंथ बिटवीन सेक्शन 1-1 एंड 2-2। सो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन जो मैनिंग साहब अपना कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो बिल्डअप कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अब मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर कि एस नॉट इक्वल टू एस इक्वल टू स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन क्या होगा, एनर्जी स्लोप क्या होगा, पी बाई एच या फिर पी बाई बी, परपेंडिकुलर एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रहा है कि नहीं, ये वाला देखिए, मतलब ये और यहाँ पे फ्रिक्शनल हेड लॉस हो रहा है इन लेंथ एल, लेंथ ऑफ स्ट्रीम एल, है ना। तो स्लोप, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस ये ढलान का स्लोप क्या हो जाएगा, एच एफ अपॉन एल, एच एफ बाई एल, इसका ढलान हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो एच एफ बाई एल मेरे को पता चल गया। तो मैनिंग साहब ने बोला कि तो क्यू, मैनिंग साहब का इक्वेशन अगर यूज करें तो क्यू इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, अभी इसके अंदर भी बहुत सारे चीजें मैनिंग भी फंस गए बाद में, कैसे फंस गए दिखाता हूँ। तो क्यू सभी लोग फंसा ही है। तो क्यू इक्वल टू ए इंटू क्या था यार, 1/n, ये मैनिंग्स रुगोसिटी कांस्टेंट, मैनिंग कोफिशिएंट है, मैनिंग्स कांस्टेंट n है, ये चैनल के बेड के ऊपर, चैनल मटेरियल के ऊपर, सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये भी पूछ सकता है कभी कभी, तो ये सब ओपन चैनल फ्लो वगैरह में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो 1/n r⁻²/3। अच्छा ये r क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस, मतलब वेटेड पेरीमीटर अपॉन वेटेड पेरीमीटर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हाइड्रोलिक रेडियस है, हाइड्रोलिक डेप्थ नहीं, ओके, इट इज हाइड्रोलिक रेडियस। तो Q इक्वल टू A इंटू 1/n r⁻²/3 इंटू रूट अंडर S था, है ना, रूट अंडर S था। तो S का वैल्यू आप मैनिंग साहब ने तो आगे फॉरवर्ड आके कैलकुलेट कर लिया कि मेरा इक्वेशन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए है, इसका इस्तेमाल करो। तो सही है भाई, सही भी था, HF बाई एल, S का वैल्यू उसने पता लगा लिया। तो देखो अब इस इक्वेशन को यूज करके, इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकाल, अच्छा इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब इसमें ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है यहां से लेके यहां तक, ये जो मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, इसको हम के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं कन्वेयंस, कन्वेयंस, कन्वेयंस फैक्टर या फिर सिंपली कन्वेयंस, है ना। स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुकिए एक मिनट। ओके, तो ये हो गया स्पेलिंग कन्वेयंस की, ठीक है, ये हो गया के। जैसे कि मतलब यहाँ पे एक के का मतलब क्या, इसका सिग्निफिकेंस अभी समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने दो सेक्शन कंसिडर किया था, सेक्शन 1-1 एंड सेक्शन 2-2। तो ये जो के का जो फॉर्मूला है इसमें देखो यार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वेटेड हाइड्रोलिक रेडियस का वैल्यू है, और एन तो कांस्टेंट फॉर द स्ट्रीम ऑफ द चैनल सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू मैनिंग। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 पता है, R1 निकाल लोगे एट सेक्शन 1-1, उसी तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया A2 निकाल लोगे और R2 निकाल लोगे एट सेक्शन 2-2। तो इनको यूज करके हम K1 निकाल लेंगे सेक्शन 1-1 पे, इनको यूज करके K2 निकाल लेंगे एट सेक्शन 2-2 पे। तो ये K1 निकल गया और इधर K2 निकल गया। अब इन दोनों को यूज करके, मतलब कन्वेयंस एट सेक्शन 1-1 एंड कन्वेयंस एट सेक्शन 2-2 आपने निकाल लिया,
इन दोनों को यूज करके हम एक एवरेज कन्वेयंस फॉर बिटवीन फॉर द चैनल बिटवीन सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22 फॉर लेंथ एल हम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर दो कन्वेयंस आप कंसिडर करें, मतलब दो सेक्शन पे, सेक्शन 11 पे, सेक्शन 22 पे, तो के एवरेज कन्वेयंस इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये भी पूछ देगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर K1 K2। समझ में आ रहा है? अब मान लो 3 सेक्शन हो गया, ठीक है, 3 सेक्शन हो गया बिटवीन लेंथ, मतलब ये टोटल जो ओवरऑल लेंथ है सेक्शन 1। अब देखो एनालिसिस के लिए आपको दो ही क्रॉस सेक्शन चाहिए, दो ही सेक्शन चाहिए, लेकिन एवरेज कन्वेयंस निकालने के लिए अगर स्ट्रेच का लेंथ बड़ा है, बहुत ज्यादा लेंथ पे आपने स्ट्रेच को कंसीडर किया, तो एवरेज कन्वेयंस निकालने के लिए आप डिफरेंट सेक्शन को कंसीडर कर सकते हैं और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, और उस के के वैल्यू को यूज करके एक एवरेज कन्वेयंस हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मान लो 3 क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया है, तो ऐसे कंडीशन में जो के एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी K1 इंटू K2 इंटू K3 पावर 1/3। इस तरह से ये कभी कभी देखा होगा आपने, इक्वेशन में पूछता है ना, गेट वेट ESVS में पूछ लेता है यार। वेल ठीक है, तो ये हो गया कन्वेयंस, यहाँ तक थ्योरी कॉन्सेप्ट सब समझ में आ रहा है। तो अब देखो आगे, तो की Q इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिंपली K इंटू रूट अंडर HF अपॉन L आ गया, रूट अंडर HF अपॉन L, ये आ गया। ये क्या आ गया आपका मैनिंग इक्वेशन का जो एक जनरल फॉर्म है, जनरल रिजल्ट, इस तरह से मैनिंग ने बता दिया, बता तो दिया, लेकिन इसका मैं करूं क्या यार, मेरे को हेड लॉस निकालना था, बड़ा अजीब आदमी है सब मुझे फ्रिक्शनल हेड लॉस उसकी वैल्यू निकालनी थी। अब मैनिंग ने जो इक्वेशन दिया, मैनिंग्स फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म फ्लो, देखो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होती है, अभी समझ पा रहे होगे चीजों को, है ना। तो मैनिंग ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो भी क्या दिया, ऐसा कुछ दिया कि HF का वैल्यू अगेन Q के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, और Q हमको पता नहीं। अरे जब इतना करना ही था आपको, तो पहला वाला इक्वेशन भी तो वही बता रहा था यार, जो बर्नौली को अप्लाई करके हमने निकाला, तो फिर आप क्यों बीच में घुस गए। लेकिन इसका घुस गया तो इसका कुछ फायदा हो रहा है। अब उसका फायदा क्या हो रहा है, देखो देखो इसका फायदा क्या हो रहा है। अच्छा, वो ये फायदा तो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा, मतलब कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर दिया इसने, मतलब जो हम पहले कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, अब थोड़ा हमको कैलकुलेट करने का एक संभावना है हमारे पास बढ़ गया, डिस्चार्ज को निकालने का। हम यहाँ पे अब आइटरेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, आइटरेशंस करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैनिंग ने जो थ्योरी दिया है, इन्हीं के थ्योरी को यूज करके आइटरेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप ऑफ स्टार्टिंग सॉल्यूशन हम क्या एज्यूम करेंगे, जो मैनिंग ने दिया था फॉर्मूला। मैनिंग ने क्या फॉर्मूला दिया, मैनिंग ने फॉर्मूला दिया कि Q इक्वल टू डिस्चार्ज बराबर होगा, चैनल में डिस्चार्ज बराबर होगा कितना, ये आपका होगा कन्वेयंस एवरेज, ठीक है, एवरेज आप निकाल लीजिए, एवरेज कन्वेयंस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस यू हैव सेलेक्टेड। जैसे मैंने बताया, अभी अगर दो क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि ये आपने दो क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया है, तो A1 R1 A2 R2, तो K एवरेज इक्वल टू रूट अंडर K1 K2। तीन क्रॉस सेक्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो A1 R1 आपको पता है, ये पता होना चाहिए तभी निकाल पाओगे, A2 R2, ये आपको A3 R3, तो K एवरेज इक्वल टू एवरेज कन्वेयंस इक्वल टू K1 प्रोडक्ट ऑफ K2 K3 पावर 1/3। क्लियर है? इस तरह से हम एवरेज कन्वेयंस निकाल लेंगे। तो आप, मैंने बोला एवरेज कन्वेयंस आप निकालिए इनटू रूट अंडर, सिंपली आपको कर देना है HF अपॉन L, ये लेंथ ऑफ स्ट्रीम, ये जो L हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एवरेज कन्वेयंस में हम भले 3 सेक्शन मेरा है, लेकिन जो मैं लेंथ ऑफ स्ट्रीम सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि पहला, ये पहला कंडीशन मान लो जो यहाँ बताया, और ये दूसरा कंडीशन,
लेंथ ऑफ स्ट्रीम जो सेलेक्ट करूंगा ऑलवेज बिटवीन सेक्शन 1 सेक्शन 2 मतलब पहला और लास्ट, पहला लास्ट वही मेरा स्ट्रेच का लेंथ होगा। बीच में आप कितने भी सेक्शन को कंसिडर करके के का वैल्यू निकालिए और उसका एवरेज करिए, वो दैट इज बेटर, वो अच्छा है, जितना यूज करेंगे उतना अच्छा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ऑफ की आपको कन्वेंस का उतना ज्यादा एक्यूरेट करीब का वैल्यू मिलेगा। बस यहाँ पे केवल हमको हेड लॉस उतना एक्यूरेटली पता नहीं था, इसलिए मैं उतना अच्छे से डिस्चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ इक्वेशन में, है ना। इसलिए हमको कुछ अल्टरनेटिव मेथड या फिर थोड़ा कुछ अलग अप्रोच यूज करना पड़ रहा है, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमेशा लेकिन फर्स्ट वाला लास्ट वाला, जैसे सेकंड केस में जो एल होगा वो एल यहां से लेके यहां तक का होगा, दिस विल बी एल, और यही क्वेश्चन में दिया भी होगा। क्लियर है? और बहुत सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन आए इससे। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, याद कर लो दिमाग में, ये इंपॉर्टेंट मेथड है ये। ठीक है, तो ये इस तरह से मैनिंग का क्यू निकालने का फॉर्मूला मैनिंग ने दिया था। तो मैं अब यहाँ पे एजम्पशन करूंगा, पहला स्टेप ये लिख के, एज्यूमिंग कि यूनिफॉर्म फ्लो है, मैनिंग है तो यूनिफॉर्म फ्लो है ही। चूंकि यूनिफॉर्म फ्लो है, एज्यूम कर लिया फ्लो तो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो दो क्रॉस सेक्शंस आपने सेलेक्ट किए थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा यूनिफॉर्म फ्लो में जनरली यही चीज देखने को मिलता है। मान लो पाइप एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक पाइप है और उस पाइप में एक फ्लो हो रही है कांस्टेंट रेट पे, तो कई दो सेक्शन लोगे तो पहला सेक्शन पे जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी दूसरे सेक्शन पे होगा, मींस v1 इक्वल टू v2 एज्यूम कर लिया, मतलब यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन ये एज्यूम किया। तो इसके अंदर ये भी आ गया कि हेड लॉस इज नथिंग बट ओनली ईडी फ्रिक्शनल हेड लॉस, है ना। ईडी हेड लॉस नहीं होगा ऐसे कंडीशन में, है ना। तभी हम मैनिंग का अप्रोच पहले से इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सब चीज नहीं लिखवाऊंगा यार, सब कुछ ध्यान में रखो, कॉन्सेप्ट भी कुछ होती है। ओके, आपको अगर लिखना अगल बगल कॉपी में लिख लो, तो उतना लिखूंगा फिर टाइम टेकिंग होगा, बोलेंगे आप वीडियो लेंदी हो गया सर, ये तो कोई भी 5 मिनट में बता देता, लेकिन 5 मिनट में आपको कॉपी पे लिख के वो दिखा देगा, हाँ ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा 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 ऐसा। ये जो चीज में बिल्डअप करा दिया जिससे कि ना आपको याद करने की जरूरत है ना कुछ सोचने की जरूरत है, एक बार पढ़ लिया अच्छे से ढंग से, हाँ अब कॉपी जब भी देखूंगा मेरे को पता है यार, इमेजिनेशन होता होगा कि पहले क्या हुआ, फिर कौन क्या सोचा, फिर कैसे कैसे अप्रोच किया, अप्रोच कैसे बिल्डअप किया। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है यार, उतना आगे नहीं बात करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिए। तो v1 v2 ठीक है, ये पता है। अब देखो क्या करना है यार, तो v1 बराबर v2 हो गया। तो जो मैंने हेड लॉस का इक्वेशन पहले लिखा था यूजिंग बर्नौली इक्वेशन, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन एट सेक्शन 1 सेक्शन 2 लगा के, वहां पे मैंने ये लिखा था कि फ्रिक्शनल हेड लॉस HF इक्वल टू H1 माइनस H2 माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपन 2g माइनस के ई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपन 2g। ये मैंने लिख दिया था। तो अगर ये मैंने लिख दिया था और यहाँ चूंकि मैंने एज्यूम कर लिया कि v1 इक्वल टू v2, पहला अपना मेरा पहला स्टेप है क्वेश्चन को शुरू करने का, तो यहाँ से पहले स्टेप से मेरे को फ्रिक्शनल हेड लॉस निकल जाएगा HF। तो HF मेरा क्या निकल जाएगा, H1 माइनस H2। क्यों? जब v1 v2 बराबर तो ये जीरो, ये टर्म भी जीरो, यूनिफॉर्म फ्लो, तो HF इक्वल टू H1 माइनस H2 निकल गया। तो ये आपने फ्रिक्शनल हेड लॉस निकाला। नाउ भाई अब H1 का वैल्यू, ये मत बोलना H1 पता नहीं है, Z1 प्लस Y1 H1 माइनस Z2 प्लस Y2, ये निकल जाएगा HF ऐसे। समझ में आया? इसी मतलब इसी को एक्सपेंड कर दिया तो HF निकल गया। तो चूंकि आपका HF निकल गया, तो अब HF चूंकि निकल गया, तो अब आपने जो मैनिंग का इक्वेशन लिखा था Q इक्वल टू ये एवरेज रूट ओवर HF अपन L, इसमें इस HF का वैल्यू को अगर पुट कर दूं तो मुझे ये Q का वैल्यू देगा। लेट्स सपोज इस वैल्यू को मैं कहता हूँ Q1। अब देखो ये डिस्चार्ज Q1 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये डिस्चार्ज सही नहीं है, एक्यूरेट डिस्चार्ज नहीं है, ये गलत है। एक अप्रोक्सीमेशन को यूज करके एक अप्रोक्सीमेट डिस्चार्ज का वैल्यू निकाला गया है।
ये उतना एक्यूरेट नहीं है। क्यों? इसमें बहुत सारे टर्म्स को कैंसिल कर दिए, यूनिफॉर्म फ्लो कंसिडर किए, रियल जो फ्लो हो रहा है उसको कंसिडर नहीं किए हैं, ईडी हेड लॉस कंसिडर नहीं है, इसलिए। और फ्रिक्शन का भी वैल्यू जो है ये एक अप्रोक्सीमेट निकला है, हेड लॉस एक्यूरेट नहीं निकला है। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शनल हेड लॉस एक्यूरेट नहीं निकला है, इसलिए ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट एक्यूरेट, ये जो Q1 का वैल्यू निकला। तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम एक बेसिक फंडामेंटल अप्लाई करेंगे। तो ये जो Q1 का वैल्यू अभी निकल गया, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये सब, ठीक है, ध्यान रखने का कॉन्सेप्ट को। ये जो मेरा Q1 का वैल्यू निकल गया, इस Q1 के वैल्यू को यूज करके हम, और कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके कि डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को यूज करके, अब हम सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, सॉरी सेकेंड स्टेप में हम वेलोसिटी एट सेक्शन 1 निकाल लेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा? तो ये जो Q1 आपने निकाला अपन एरिया 1, फिर V2 भी निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा? Q1 अपन एरिया 2। अब आपके पास एक चीज देखो, एक आशा तो दिख रहा है, उम्मीद तो दिख रहा है यार, है ना? तो आपने सेकंड स्टेप में V1 V2 कैलकुलेट किया, V1 V2 कैलकुलेट करने के बाद इसी सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इसी सेकंड स्टेप में V1 V2 को कैलकुलेट करने के बाद हम निकाल लेंगे फ्रिक्शनल हेड लॉस। अब मेरा निकल जाएगा, क्यों? अब मेरे को मतलब ये जो फ्रिक्शनल हेड लॉस है, ये मान लो इसको मैं कहता हूँ HF2, पहला वाला स्टेप में जो निकला था उसको मैं कह रहा हूँ HF1, ये HF1 कह दिया इसमें, ठीक है। और ये निकल गया मेरा HF2, ठीक है। तो HF2 मैं निकाल सकता हूँ कैसे? H1 माइनस H2, ये तो सेम रहेगा। अब माइनस, चूंकि आपको V1 और V2 आपको पहले आपने इक्वल एज्यूम कर लिया था, लेकिन अब एक डिस्चार्ज का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, अब इसको यूज करके V1 V2 निकाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा। तो यूजिंग दिस कुछ ना कुछ वैल्यू, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपन 2G माइनस KE। अब ये KE जो है, ये हम टेबल में क्वेश्चन में दिया होगा, वहां से सिलेक्ट कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन, है ना? एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन रीच के ऊपर डिपेंड करता हुआ टेबल आपको दिया होगा, या फिर उसका डायरेक्ट वैल्यू दे दिया होगा कि ये यूज करना है, ऐसा यूज करना है, तो उसको यूज करके हम यहाँ पे ये वैल्यू अडॉप्ट कर लेंगे। गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया ईडी को। अब उसके बाद क्या होगा? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपन 2G अगेन। अच्छा ये बता देना, कहीं भी ऐसा अगर आपको दिख जाए पूरे यूट्यूब पे, कोचिंग में, डिजी, इधर उधर कहीं पर भी इस जो मैंने आपको अभी समझाया, तो फिर आप वीडियो को डिसलाइक कर देना यार, मिलेगा नहीं। इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगी, है ना? टाइम लगता है सीखने में, टाइम लगता है। इसी चीज को मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ, पीडीएफ का फोटो दिखा दूंगा, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, पता है ना, पता है ना, पता है ना, ये ऐसा फॉर्मूला हो गया, ठीक, खत्म। 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। उसमें कुछ गेन नहीं होगा आपका। क्यों? आप उसी वीडियो को 10 बार देखोगे, 1000 बार देखोगे, 100 बार देखोगे, फिर लास्ट में याद करके जाओगे। इसमें एक बार देखेगा, नोट्स बनाएगा, काम खत्म, गेम फिनिश, आगे पीछे कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए मेरे वीडियोस के व्यूज कम रहते हैं यार। खैर, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अभी क्या निकाल लिया? हाँ, V1 V2 निकाल लिया। उसके बाद ये यूज करके मेरा हेड लॉस HF2 निकल जाएगा, तो ये मैंने HF2 निकाल लिया। अब इस HF2 को यूज करके मैं क्या करूंगा? इस HF2 को किस में यूज करूंगा? अगेन मैनिंग ने जो अपना इक्वेशन दिया था, मेरा इक्वेशन को आप यूज करिए, मैनिंग उसी इक्वेशन में यूज करूंगा इस HF2 को। मतलब अब मैं निकालूंगा Q2 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? के एवरेज, ये तो सेम रहेगी, रूट अंडर HF2 अपन L। समझ रहे हैं कि नहीं? ये अप्लाई करके हमने Q2 निकाल लिया, तो Q2 का वैल्यू निकाले। अब स्टेप 3 अगेन, स्टेप 3 में अगेन जो स्टेप 2 में हमने किया रिपीट कर लेंगे। हम V2 निकाल लेंगे। V2 कैसे निकालेंगे? जस्ट बाय अप्लाइंग Q2 अपन A1, और V1 इक्वल टू, अच्छा A2, V1 इक्वल टू Q2 अपन A1। समझ रहे? मतलब अभी जो नया डिस्चार्ज कैलकुलेट किया, इसको यूज करके V1 V2 अगेन निकालेंगे। फिर हम इसको ये V1 V2 का वो हेड लॉस वाले फॉर्मूला में अप्लाई करके फिर नया हेड लॉस निकालेंगे, फ्रिक्शनल हेड लॉस, है ना? फिर हम ये डिस्चार्ज निकालेंगे Q3, ऐसा। ये प्रोसेस हम अब रिपीट करते रहेंगे।
अब ये प्रोसेस को हम कब तक रिपीट करते रहेंगे? हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कोई 2 स्टेप में डिस्चार्ज का वैल्यू करीब करीब का ना आ जाए। मतलब पहला स्टेप में लेट्स सपोज आप आइट्रेशन कर रहे हैं क्यू Q4 का वैल्यू, या फिर लेट्स सपोज ऐसा Q3 का वैल्यू आ गया आपका 6.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। Q3 का वैल्यू आया था। अब इसको यूज करके फिर नेक्स्ट आइटरेटिव स्टेप आपने यूज किया, तो आपका Q4 का वैल्यू आ गया लेट्स सपोज 6.32 या फिर 33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखो थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन में आगे पीछे होता है ना। अभी ये 6.33 आ गया, लेकिन ये क्यू क्यू 6.4 के आसपास ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, बहुत पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप चाहो और सेफ्टी के लिए तो और एक आइट्रेशन कर सकते हो। Q5 कर दिया मैंने, तो इसमें मेरा वैल्यू आ जाएगा 6.31 लेट्स सपोज। तो जैसे ये 6.31 का वैल्यू मिला, हम यहीं पे रुक जाएंगे। क्यों? Q5 और Q4 का वैल्यू लगभग एक जैसा है, तो मेरा आइट्रेशन खत्म और मेरा आंसर हो जाएगा 6.31 मीटर क्यूब पर सेकेंड। या फिर और ज्यादा कुछ करना है तो ये Q4 और Q5 स्टेप में, या फिर नेक्स्ट आइट्रेशन जब करेंगे अगला वाला, तो उसमें देखिएगा वैल्यू यही लगभग 6.31 या 6.312 ऐसा कुछ आ जाएगा, सेम आएगा। समझ में आ रहा है? तो तब तक हमें ये आइट्रेटिव प्रोसेस को अब ये आइट्रेशन करते रहना है। ओके, मैनिंग इक्वेशन और वो हेड लॉस वाला बर्नौली इक्वेशन का, वो एनर्जी हेड लॉस का जो इक्वेशन था, वहां से उन दोनों इक्वेशन को यूज करके और डिस्चार्ज की वैल्यू निकालते रहेंगे। फिर जब ये लगभग 2 रिजल्ट में सेम आने लगेगा, है ना, तो हम वहां पे रुक जाएंगे, मेरा आंसर वही हो जाएगा। तो निकल गया ना डिस्चार्ज। तो यही आपका स्लोप एरिया मेथड, ठीक है, और कुछ नहीं था। तो दिस इज योर स्लोप एरिया मेथड। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है इनडायरेक्ट मेथड का, और बहुत सारा क्वेश्चन इस मेथड से एग्जाम में आपको पूछा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं इसमें। अब इस मेथड का मैं कुछ खूबसूरती बताता हूँ आपको। खूबसूरती क्या है, कभी कभी एग्जाम में नोट पूछा जाता है कि ये मेथड हम कैसे कंडीशंस में यूज करते हैं, मतलब सॉरी ये मेथड, अच्छा इस मेथड को हम यूज करके पीक फ्लड भी निकाल सकते हैं। पीक फ्लड, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ QP। अब ये पीक फ्लड क्या है, सुनो यार, ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। पीक फ्लड कहने का मतलब है, जैसे कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। अभी इस रिवर में किसी कंडीशन के कारण, कौन सा कंडीशन, बाढ़ बाढ़ आने का मतलब बहुत जोर से बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन होगी उस एरिया में, या फिर डैम से पानी रिलीज हो गया, है ना। इन सब चीजों के कारण इस रिवर में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आने के बाद फिर बाढ़ क्या हुआ, खत्म भी हो गया। बाढ़ आने के बाद बाढ़ खत्म भी हो गया, बाढ़ अब खत्म हो गया। सोचना, अब आपको निकालना है कि इस रिवर में जब बाढ़ आई थी तो मैक्सिमम फ्लो कितना रहा था, पीक फ्लड का वैल्यू क्या था, ये हमको निकालना है। मतलब पीक डिस्चार्ज कितना रहा होगा, ये हमको निकालना है। तो हम ये निकालने के लिए हम कैसे निकाल पाएंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ, हियर वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ वाश लाइन, ठीक है, या फिर हाई वाटर मार्क, हाई वाटर मार्क। देखो अब ये क्या है, वाश लाइन और हाई वाटर मार्क, कभी न्यूमेरिकल में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मैनिंग इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट पीक फ्लड। हाँ, मैनिंग इक्वेशन यूज, व्हिच इक्वेशन, नहीं सॉरी, ये स्लोप एरिया मेथड, व्हिच वन ऑफ द मेथड यूजेस वाश लाइन एंड हाई वाटर मार्क कॉन्सेप्ट, स्लोप एरिया मेथड। या फिर वाश लाइन इज यूज्ड, वाश लाइन कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, एरिया वेलोसिटी, मूविंग बोर्ड, स्लोप एरिया, अल्ट्रासोनिक स्लोप एरिया मेथड। समझ रहे हैं? इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज वाश लाइन एंड हाई वाटर मार्क्स। तो देखो मैंने अभी क्या बोला, ये मान लो ये रिवर का मैं क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, ये रिवर का क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ। तो इसमें जब बाढ़ आई थी, ठीक है, जब बाढ़ आई थी तो रिवर में यहाँ तक फ्लो आ गया था। और थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। जब बाढ़ आई थी रिवर में यहाँ तक पानी बह रहा था, फ्लो हो रही। फिर जब ये फ्लड केस हो गया, फ्लड केस,
ओके, अब धीरे धीरे बाढ़ कम गई। अब जो एक्चुअल फ्लो हो रही है वो कुछ ये डेप्थ पे फ्लो हो रही है। ओके, नाउ प्रेजेंट ऐसा मान लो। अब आप क्या किए, अभी गए, अभी प्रेजेंट में बाढ़ कभी और आई होगी, आपने प्रेजेंट में गया, सोचा यार इसमें बाढ़ आया था तो कितना आया होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या रही होगी नदी में, इंजीनियर हूं मैं निकाल लूंगा। ये निकालने के चक्कर में आप गए, अब देखा उतना पानी तो है ही नहीं यार उसमें, वो तो बाढ़ वाला पानी तो खत्म हो गया, अब कैसे निकालूं मैं। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वास लाइन का। वास लाइन कहने का मतलब है, देखो आपको एक्चुअली इस मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शनल डिटेल्स चाहिए, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, वेट हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट करना है। आर इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, मतलब वेटेड पेरीमीटर अपन क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो वेटेड पेरीमीटर मतलब जो 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 भी वेटेड पेरीमीटर हम लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग मेरा या कैलकुलेशन और डिस्चार्ज वगैरह भी चलेगा। डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो हमको प्रेशर हेड के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो देखना है, y1 y2 ये सारी चीजें हमको देखनी है। ये सब चीजें हम कैसे देखेंगे, वास लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके। अब वास लाइन होता कि आप फाइनली में बता ही देता हूँ। देखो जब बाढ़ बाढ़ आई तो देखो साइड का मिट्टी वगैरह कट जाता है, कभी कभी इरोजन हो जाता है, जो बैंक का मिट्टी विट्टी होगा। तो ये इरोजन जो हो रहा है वो एक्चुअली, आप तो नदी में गए फिर कोदाली से तो कोड़ोगे नहीं ना मिट्टी को, आपको क्या मतलब है भाई, वो पानी ही तो किया होगा वो चीज। तो ऐसा लाइंस जो होता है इरोडेड लाइंस, ठीक है, लाइन ऑफ इरोजन्स, लाइन ऑफ सॉइल इरोजन्स ड्यू टू वाटर। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, वास लाइन। तो हम जो भी दो सेक्शन कंसीडर करेंगे, दो सेक्शन कहने का मतलब, ये तो मैंने अभी क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ, इसका प्लान अगर बताता हूँ तो ये मान लो पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, दूसरा रीच, ऐसा सिलेक्ट किया तो पहला सेक्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे वास लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर वहां पे कोई ब्रिज वगैरह अगर होगा, वहां पे अगर कोई ब्रिज होगा जहां पे आप पहला सेक्शन कंसिडर कर रहे हो, तो देखो ब्रिज का जो पियर होगा, है ना, ये ब्रिज है, इसका पियर है ये, इसके, ठीक है, ये ब्रिज इसका पियर है। अब इसके बीच से अंदर से नदी फ्लो हो रही होगी, इसके अंदर से बीच से नदी फ्लो हो रही होगी। तो ये जो नदी फ्लो हो रही होगी, तो जब बाढ़ आई होगी मान लो, तो उस दौरान मान लो यहाँ तक लेवल भर गया था पानी का, तो यहाँ तक जो लेवल भर गया था पानी का, और फिर अब कम गया, अब कम गया मान लो, अब ये ओरिजिनल लेवल पे आ गया नाउ, नाउ, लेकिन बाढ़ के टाइम पे इतना था। तो ब्रिज का पियर या फिर साइड्स में, ओके, वो वाटर लेवल एक मार्क छोड़ा होगा कि नहीं, है ना, उसको वाटर मार्क कहते हैं, हाई वाटर मार्क, मतलब कितना हाई से हाई तक में गया था, इसको हाई वाटर मार्क कहेंगे। या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं यार, देखो हाई वाटर मार्क और क्या हो सकता है, मान लो ये नदी बह रही है, नदी के अगल बगल पेड़ वेड़ भी रहता है ना, पेड़ वेड़ झाड़ वाड़ कुछ कुछ रहता है ना। देखो नदी, जब नदी में जब बाढ़ आ रही है तो अपने साथ बहुत सारा चीज आ रहा है, कचड़ा कपड़ा क्या क्या, कुछ कुछ फैन, मतलब ये फोम वगैरह, कुछ झाग वगैरह भी देखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें आती रहती है उसमें। हाँ झाग तो आता ही आता है ना, ठीक है, झाग आता ही आता है, और कपड़े वपड़े कुछ कुछ आते हैं। और तो नदी के अगल बगल जो पेड़ पौधे या फिर बांस वांस भी होता है कभी कभी, देखो मतलब खास करके बांस, बैम्बू तो रिवर बैंक पे होते ही होते हैं, तो बैम्बू वगैरह, और वो नदी में ऐसे झुका हुआ रहता है। या फिर आपका ये हो गया, मतलब बरगद का पेड़ वगैरह, हमारे गांव के नदी में बरगद का पेड़ था, ठीक है। तो बाढ़ का पानी जब आता है तो वो पेड़ को लगभग आधा डुबा देता था, वो आधा से भी ज्यादा डुबा देता था। तो आधा से भी जब ज्यादा डुबा दिया तो बाढ़ का पानी वो पेड़ के थ्रू से फ्लो हो रहा है, तो पेड़ में डाल है, पत्ते हैं, ये है वो है। तो बाढ़ में अगर कुछ गंदगी आ रही है, कुछ चीजें आ रही है, जैसे कपड़ा वपड़ा कुछ आ रहा है, तो हो सकता है वो कहीं डाल वाल से रह के फंस के रह गया, अटक के रह गया। अब सोचने वाली बात है, तुम जाओगे सोचोगे, अच्छा वो देखोगे, अरे वो पेड़ के ऊपर देखो वो कपड़ा लटका हुआ है, अरे कोई फेंक दिया होगा ऐसे, अरे ऐसे कैसे फेंक दिया होगा यार, कपड़ा है, तुम फेंक के दिखा दो, लटका दो। वो जनरली वो बाढ़ वाढ़ के कारण ही आया होगा, समझ रहे, तो वो एक हाई वाटर मार्क आप कंसिडर कर सकते हो उस सेक्शन पे, उस तरह का अगर कुछ मिला तो। समझ में आ रहा है। और ये सब हम एक रेस्पेक्टिव डेटम के रेस्पेक्ट में हमेशा निकालेंगे, मतलब लेवल वगैरह, रिड्यूस लेवल,
इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके इन सब चीज़ों को निकाला जाता है ना। ऑटो लेवल वगैरह का यूज किया जाता है। ओके, फिर हम परफेक्ट लेवल, डेप्थ, वो सब उस हाइट का एलिवेशन कितना है ना, फिर मीन जो भी डेटा हम कंसिडर किया है उसे करस्पॉन्डिंग हम सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और एनालिसिस अपना करते हैं। तो मेरा फिर वो फ्लड के टाइम पे कितना पीक फ्लड रहा होगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई वाटर मार्क या फिर वाश लाइन को यूज करके हम ये भी बता सकते हैं। मतलब फ्लड के जाने के बाद भी बाद में आके फिर बता सकते हैं कि इतना डिस्चार्ज आया होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है ये। तो ये चीज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इससे रिलेटेड मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। तो ये देखो फोटो। तो ये यहाँ पे हाई वाटर मार्क का कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह है। जैसे अभी प्रेजेंट में यहाँ पर है पानी पहले, लेकिन पानी इस लेवल को टच हुआ था, है ना। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हाई वाटर मार्क, पानी के बहने के कारण कुछ इरोजन हुई है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, नदी के अगल बगल, नेचुरल स्ट्रीम के अगल बगल पेड़ होते हैं, रिवर वगैरह में, या फिर जो डाल वाल है नदी के सरफेस के ऊपर झुका रहता है। तो बाढ़ वाढ़ जब आती है तो हो सकता है वो डाल वाल कभी कभी पानी के अंदर चला जाए। तो पानी के अंदर चला जाए तो रिवर का जो कचरा है कुछ कुछ उसमें लटक के रह जाता है। देखिए, तो ये आपका वो लेवल हो गया हाई वाटर मार्क उस सेक्शन पे। ऐसा आप देख सकते हो, सोच सकते हो, है ना। या फिर नदी के ऊपर, बैंक के ऊपर भी अगर पानी चढ़ गया है, अगर ठीक है, अगर पानी चढ़ गया तो इसका मतलब आप ये समझोगे पानी चढ़ गया तो अगल बगल कोई पेड़ वेड़ होगा तो वहां पे मिट्टी विट्टी लगा होगा ना कुछ नदी वाला, जो मिट्टी नदी में वही मिट्टी उधर। तो कहाँ से पानी उसके रूट के आसपास वहां से उधर से फ्लो होके जा रही होगी तभी वो आई होगी, है ना। तो वो सब हाई वाटर मार्क है, ऐसे देखना है। फिर जैसे लाइन ऑफ इरोजन, है ना, अभी यहाँ तक है, इस लेवल पे पानी बह रही है, लेकिन कभी आगे ऐसे बही होगी ऊपर चढ़ के ऐसे इस तरह से, इसलिए इतना मिट्टी इधर कट गया, ये लाइन ऑफ इरोजन। तो ये भी एक तरह का हाई वाटर मार्क है ना। इसको वास्ट लाइंस भी कहते हैं, वास्ट लाइंस। क्लियर है? सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई वाटर मार्क। नेक्स्ट, मजा आया, मजा आया, लाइक कर दो यार वीडियो को, ठीक है। अच्छा, के का वैल्यू के बारे में कुछ बताऊंगा बोला था, तो ये वैल्यू ऑफ के। तो देखो यहाँ पे मैंने चैनल का क्रॉस सेक्शन लिखा हुआ है जो टेबल में। फिर दो कंडीशन लिए, एक्सपांसन, दूसरा लिया कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच चैनल आपका एक्सपैंड कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 मतलब अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एक्सपेंशन मतलब अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम एक्सपैंड हो रही है। तीन फ्लो कंडीशन लिया, फ्लो कंडीशन नहीं मतलब चैनल क्रॉस सेक्शन का तीन कंडीशन लिया। यूनिफॉर्म चैनल क्रॉस सेक्शन है, ग्रेजुअल चेंज इन क्रॉस सेक्शन, चाहे वो एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी चीज हो रही है वो ग्रेजुअली हो रही है, धीरे धीरे आराम से, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज करने का मतलब जैसा कि यहाँ पे मैंने जो बनाया, ग्रेजुअल चेंज यहीं पे देख लो यार, मतलब एक बहुत बड़े लेंथ में धीरे 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 वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, एकदम धीरे धीरे। अब अब्रप्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब थोड़ा सा लेंथ में ही तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है अब्रप्ट मतलब सडन चेंज, अब्रप्ट चेंज, है ना। अब्रप्ट ट्रांजिशन इसको कह सकते हैं, या फिर ग्रेजुअल ट्रांजिशन इन क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? ये दो कंडीशन फिर अलग अलग है। और जनरली हम ये अब्रप्ट तो जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में हमको जनरली हम यही मान के चलते हैं कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुआ। और डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन, अगर ये टेबल नहीं है, ये डेटा भी चाहता है कि आपको याद होना चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में डेटा दिया होगा कि अब्रप्ट चेंज हो गया, ग्रेजुअल चेंज हो गया, लेंथ देखना यार, रीच का लेंथ देखना। अगर रीच का लेंथ अगर कम है, बहुत कम है ना, इस तरह से भी क्वेश्चन को आंसर किया जाता है। अगर रीच का लेंथ कम हो गया है, कम है, और उसमें बहुत जल्दी से क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा चेंज हो गया, तो अब्रप्ट चेंज है उसको हम कहेंगे। अगर रीच का लेंथ थोड़ा ज्यादा है, मतलब लगभग 100-150 किलोमीटर ऐसा कुछ, या फिर है ना, ऐसा कुछ है, या फिर 100 मीटर 200 मीटर आप कंसिडर कर रहे हो, उसमें चेंज हो रहा है, तो वो ग्रेजुअल चेंज होगा, ठीक है। मतलब अगर लेकिन थोड़ा अगर चेंज हो रहा है, मतलब ये कंपेयर करना होगा, ऐसे कैसे बता दूं, उसको कंपेयर करना होगा, यही चीज मैं कह रहा हूँ। तो उस पॉइंट को भी ध्यान रखना, रीच लेंथ और चेंज कितना हो रहा है इस चीज को भी देखते हुए आप ये पता लगा सकते हो, है ना। फिर हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये सब कुछ निकाल सकते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन अपना नॉलेज। तो उसके लिए ये सब डेटा है ईडी वैल्यू का, 0.3, 0.8, 0.1, 0.6।
तो देखो ये डेटा को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि अंडर एक्सपेंशन, चाहे वो ग्रेजुअल हो अब्रप्ट हो, अंडर एक्सपेंशन आपका ईडी वैल्यूज ज्यादा है, कोफिशिएंट ज्यादा है तो हेड लॉस ज्यादा होगा, लेकिन अंडर कॉन्ट्रैक्शन ईडी वैल्यू कम तो हेड लॉस कम होगा। तो और चूंकि यहाँ मैनिंग इक्वेशन का इस्तेमाल हो रहा है, मैनिंग इक्वेशन यूनिफॉर्म वाला फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, वो तो 0 0 मान के वो चल रहे हैं और डिस्चार्ज भी हम मैनिंग के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो हमको ये जो ईडी वाला हेड लॉस का कंपोनेंट इसको कम से कम रखना होगा, लेकिन है तो अब रखना होगा लेकिन कम से कम रखना होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम अगर ऐसे कंडीशन में फंस जाए कि कोई रीच है उसमें यूनिफॉर्म रीच है ही नहीं, लेकिन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दो मिल रहा है, तो उसमें से हम कौन सा प्रीफर करें? कॉन्ट्रैक्शन वाले को प्रीफर करेंगे। ऑब्जेक्टिव बिट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, लॉजिक, जल्दी नहीं बता पाओगे। वीडियो देखा है फटाफट टिक लगा देगा, आसान लगेगा ना। हाँ ये तो ऐसा है यार, बताया था ईडी हेड लॉस के ऊपर, मतलब हेड लॉस का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब देखो और एक चीज मैं बता रहा हूँ, क्या क्या बताऊंगा यार पता नहीं। देखो जो अपन डिस्चार्ज निकाल रहे थे, डिस्चार्ज जो अपन निकाल रहे थे अभी, फॉर एग्जांपल या फिर ऐसे देखो यार, हाँ ऐसे ही देखो, जो हम डिस्चार्ज निकाल रहे थे ये क्या, के इंटू के एवरेज इंटू हेड लॉस के ऊपर रूट अंडर हेड लॉस अपॉन एच, मतलब फ्रिक्शनल हेड लॉस एच एफ अपन एल, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, हेड लॉस के ऊपर, है ना। अब ये जो हेड लॉस है, ठीक है, ये हेड लॉस के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये डिस्चार्ज आपका, ओके। अब ये जो हेड लॉस है ये अगर ज्यादा होगा, ओके, अगर हेड लॉस आपका ज्यादा होगा, अच्छा वेल इसको हेड लॉस ज्यादा कम छोड़ो। अब देखो, अब ये देखो, और हेड लॉस अगर मैं हेड लॉस का बात करूं तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये क्या है? ये डिपेंड कर रहा है आपका किसके ऊपर? H1 माइनस H2 के ऊपर, ऐसा मान लो, ऐसा कुछ, मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी बता रहा हूँ, एक्यूरेट रिलेशनशिप नहीं बता रहा हूँ, एक लॉजिक बिल्डअप कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि Q आपका डिपेंड करता है इसके ऊपर, वो जनरली डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H1 माइनस H2 इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर ये H1 माइनस H2 अगर ज्यादा होगा तो आपका Q भी ज्यादा होगा, समझ रहे हैं? और H1 माइनस H2 ज्यादा कब होगा? ये ज्यादा तभी होगा जब H1 का वैल्यू ज्यादा होगा, H2 का वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछ सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम स्लोप एरिया मेथड या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे या फिर पीक फ्लड निकालने वाले कंडीशन में, सिचुएशन में, अगर मेरा अपस्ट्रीम हाई वाटर मार्क ज्यादा है, मतलब, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम हाई वाटर मार्क कम, तो हमारा पीक फ्लड ज्यादा आएगा। देखो ये लॉजिकली भी प्रूव हो रहा है, क्यों? जब आपका बाढ़ आता है, ठीक है, मान लो बाढ़ एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही है, तो बाढ़ का जो डेप्थ है एट फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एट अपस्ट्रीम, है ना, वो डेप्थ थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन डाउनस्ट्रीम पे धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका डेप्थ कम जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस लॉजिक को भी ये सेटिस्फाई कर रही है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हाई वाटर मार्क अगर अपस्ट्रीम पे ज्यादा हाइट का मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको पीक फ्लड ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है टू कैलकुलेट दी डिस्चार्ज। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए। ऐसे आप तो खुद सॉल्व ही कर लोगे यार, ये कोई अब कोई बड़ा चीज है नहीं। एक फिर भी अगर बता दूं मैं तो बता देता हूँ, एक लिख लो यार। वेल तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ये स्लोप एरिया मेथड से क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ए हाई फ्लो water surface elevation of a small stream were noted at two sections. दो सेक्शन 10 किलोमीटर apart. A is upstream and B is downstream. The elevation and other silent hydraulic property are given below. दो सेक्शन है, ठीक है, this is your section 1-1, this is your section 2-2. ये L जो है इन दोनों के बीच का स्पेसिंग इट इज 10 किलोमीटर, ओके। अब आपको सेक्शनल डिटेल में क्या क्या दिया हुआ है एक टेबल देखो, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए का वाटर सरफेस एलिवेशन,
तो ये जो वाटर सरफेस एलिवेशन है, ये विथ रेस्पेक्ट टू एनी डेटम आपको वाटर सरफेस एलिवेशन दिया है सेक्शन 1 का, और सेक्शन 2 का वाटर सरफेस एलिवेशन। तो देखो यहाँ से देख के पता चल रहा है, जब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का वाटर सरफेस एलिवेशन को मैं देख पा रहा हूँ, तो सेक्शन 2 पर जो वाटर सरफेस एलिवेशन है वो कम है विथ रेस्पेक्ट टू सेक्शन 1 कहीं ना कहीं। ओके, और डेटम दोनों के लिए फिक्स है, दोनों सेक्शन के लिए। तो डेप्थ ऑफ फ्लो में रिडक्शन हुई है, मतलब वो रिडक्शन क्यों हुई होगी, एनर्जी लॉस, हेड लॉस, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2 ये गिवन है, H1 H2 गिवन है, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस R1 R2 दोनों दे दिया है, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आगे पूछता है, दी अप्रोप्रिएट ईडी लॉस कोफिशिएंट आर। ईडी लॉस कोफिशिएंट जो है वो दिया हुआ है, उसका एक वैल्यू 0.3 दिया फॉर ग्रेजुअल एक्सपेंशन, और दूसरा दिया है 0.1 फॉर ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन। ग्रेजुअल एक्सपेंशन और ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए आपको ईडी लॉस का वैल्यू दे दिया है। एस्टिमेट द डिस्चार्ज इन द स्ट्रीम, स्ट्रीम में डिस्चार्ज कितना होगा Q, ये पता लगाइए। एज्यूमिंग मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट, ओके, N इक्वल टू 0.020, N का वैल्यू भी आपको गिवन है। तो बड़ा सिंपल है स्लोप एरिया मेथड लगाना, आप तो लगाना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ईडी कोफिशिएंट का दो वैल्यू दिया है, अब इन दोनों में से कौन सा हमको चूज करना है। तो देखो अपस्ट्रीम पे, ये अपस्ट्रीम सेक्शन हो गया और ये आपका डाउनस्ट्रीम हो गया। अपस्ट्रीम पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 73.29, क्रॉस सेक्शन एरिया 73.29 है, और डाउन स्ट्रीम पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया 93.35, मतलब ग्रेजुअल एक्सपेंशन वाला केस है क्या, है ना। यहाँ पे एक्सपेंशन वाला केस है, ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2 हो गया, ऐसा ही मान के चल रहे हैं। तो अगर एक्सपेंशन वाला केस है, तो जो ईडी कोफिशिएंट है के इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमको कितना सिलेक्ट करना है 0.3। तो ये सारे डेटा आपको अब पता चल गए, तो क्या अब हम डायरेक्टली लगा सकते हैं स्लोप एरिया मेथड। तो उसको लगाने से पहले हमको कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि हमको एवरेज कन्वेयंस फॉर दिस स्ट्रीम हमको निकालना होगा, के एवरेज कन्वेयंस। तो के एवरेज निकालने के लिए हमको K1 निकालना है, K2 निकालना है। तो K1 इक्वल टू कितना होगा फॉर एवरेज कन्वेयंस, के एवरेज इक्वल टू दो सेक्शन रूट अंडर K1 K2। तो K1 इक्वल टू 1/n A1 R1 पावर 2/3, K2 इक्वल टू 1/n A2 R2 पावर 2/3, ये निकालिए। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो K1 इक्वल टू 1/n इतना, तो इसका वैल्यू 7066 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। आपने के एवरेज निकाल लिया, और के का वैल्यू ये क्या है, मतलब ईडी हेड लॉस कोफिशिएंट, है ना। ये कितना लेना हमको 0.3 फॉर ग्रेजुअल एक्सपेंशन। अब हमको कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमको डिस्चार्ज निकालना है यूजिंग मैनिंग्स। तो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, एज्यूम यूनिफॉर्म फ्लो, और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे V1 इक्वल टू V2, इसलिए जो फ्रिक्शनल हेड लॉस होगा यूनिफॉर्म फ्लो के केस में V1 इक्वल टू V2 और के का वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, तो फ्रिक्शनल हेड लॉस इक्वल टू नथिंग बट इट इज डिफरेंस ऑफ H1 माइनस H2, और H1 का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है H1 का वैल्यू 104.771, और H2 का वैल्यू गिवन है 104.500। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.271 मीटर। नाउ हमको मैनिंग इक्वेशन यूज करके डिस्चार्ज निकालना है। तो Q1 इक्वल टू, लेट्स सपोज दिस इज माय Q1 इक्वल टू के एवरेज इनटू रूट ओवर HF/L। तो HF/L कितना हो जाएगा 0.21 मीटर, H आपका मीटर में है तो L को भी मीटर में, मतलब 10 किलोमीटर, मतलब 10 इंटू 1000, है ना। ये भी मीटर में आ गया, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, तो मीटर में आ गया। तो Q इक्वल टू आपका निकल जाएगा, Q का वैल्यू पहला Q, पहला आइटरेशन, और इसका वैल्यू देखिए कितना निकल रहा है 43.55 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सिंपल है। अब ये जो हमने Q का वैल्यू निकाल लिया, ओके, Q1 का वैल्यू, तो यूजिंग above Q1 वैल्यू,
we calculate the actual frictional head loss value, as follow. तो एक्चुअल फ्रिक्शनल हेड लॉस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एच एफ इक्वल टू, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब H1 माइनस एच टू प्लस फॉर्मूला तो आपको पता है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला को बार बार लिखिए ताकि आप अगर याद तो करने का जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी भूल ना जाओ। V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपन 2G है ना। तो हमको निकालने के लिए हमको V1 V2 चाहिए, तो V1 इक्वल टू Q1 अपॉन A1, तो Q1 अपॉन A1 करेंगे मतलब 43.55 और A1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 73.293 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 0.594 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह V2 निकल जाएगा आपका, V2 निकालिए सेम Q1 अपॉन A2, ये निकल जाएगा 43.55 डिवाइडेड बाई A2 कितना है 93.375। तो देखो फ्लो वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया है 0.4, क्यों? हेड लॉस के कारण, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो V1 V2 निकल गया। के का वैल्यू आपको पता है, के का वैल्यू 0.3, तो इसको के का वैल्यू 0.3 यूज कर लेंगे। अब हम पहले एक काम कर लेते हैं, ये सिंप्लीफाई बार बार यूज ना करना। अच्छा बार बार यूज क्या, वो तो चेंज होता रहेगा वेलोसिटी। खैर, तो अब डायरेक्ट हम एच एफ का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एच एफ इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2। तो H1 माइनस H2 मेरा कितना आया था, 0.271 आया था, प्लस अब कैलकुलेट करिए 0.007 आ जाएगा, माइनस 0.002 आ जाएगा। तो ये जो एच एफ का वैल्यू होगा इट विल बी 0.276। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिए इतना मीटर। तो अगेन बाय यूजिंग मैनिंग इक्वेशन, तो हम Q2 निकाल लेंगे। Q2 इक्वल टू के एवरेज इंटू रूट अंडर एच एफ अपॉन एल, सेम। तो के एवरेज हमको पता है 8365 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 0.276 अपॉन 10 गुना 1000। तो यहाँ से मेरा ये वैल्यू निकल जाएगा 43.95 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब थर्ड आइटरेशन, थर्ड स्टेप कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट आइटरेशन आपने किया, ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन, इसको हम कहेंगे फर्स्ट आइटरेशन स्टेप। दिस इज सेकेंड आइटरेशन स्टेप, तो अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, अगेन बाय यूजिंग दिस Q2 वैल्यू जो आपने निकाला, हम निकालेंगे अगेन न्यू वेलोसिटीज। अब न्यू वेलोसिटी कहने का मतलब अगेन V1 कितना होगा, Q2 अपॉन A1, और V2 क्या, और ये V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप निकालिए। V1 का वैल्यू आ जाएगा समथिंग 0.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर उसी तरह से आप V2 निकालिए, कैसे, बाय यूजिंग सेम Q2 अपॉन A2। यहाँ से आपका V2 का वैल्यू समथिंग आ जाएगा आपका 0.471 मीटर, सॉरी मीटर क्यूब बोल रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड। तो V1 V2 निकाल लिया। तो वंस आपने V1 V2 निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, ये मैं कॉपी पे सॉल्व किया हुआ हूँ इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप सॉल्व कर करके लिखिए। फिर V1 V2 निकाल लिया, अब अगेन HF निकालेंगे ना, तो HF निकाल लिया अगेन। तो HF का वैल्यू यहाँ पे निकालिए आपका जो भी आएगा, ठीक है, HF का वैल्यू निकालिए। फिर HF का वैल्यू निकालने के बाद फिर आप क्या निकालेंगे, Q निकाल लेंगे मैनिंग इक्वेशन को यूज करके। अब ये जो Q होगा, ये कौन सा Q होगा, Q3, ठीक है। अब ये Q3 निकालने के बाद फिर नेक्स्ट आइटरेशन स्टेप। इस तरह से हम आइटरेशन करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब कोई दो Q का वैल्यू करीब करीब ना हो तब तक हम करते रहेंगे, समझ में आया। जब करीब करीब आ जाएगा तो हम उसको आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। और जनरली इसको आगे सॉल्व करिए आप अपने इंटरेस्ट के लिए, ताकि आपका एक प्रैक्टिस और हो जाए।
जनरली आपको कितना आइटरेशन स्टेप करना है, 2 से 2 to 3 करना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं रहता एग्जाम में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो 2 से 3, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तीसरे स्टेप में जो भी आंसर आ गया उसको बता देना इतना आंसर है ना। या फिर अगर नहीं आ रहा है करीब करीब तो आप ये लिख के छोड़ दीजिए कमेंट कि इन सच ए मैनर we adopt the above procedure and continue the iteration process till the next two discharge values become equal. Okay, for now I am ending this here only and this is my answer. ऐसा बोल के छोड़ देना है। Okay, this is the discharge value. So इस तरह से आप स्लोप एरिया मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मान लो 3 क्रॉस सेक्शन आ गया तो 3 क्रॉस सेक्शन में बस मेथड सेम रहेगा, इस रीच लेंथ सेम रहेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, एवरेज कन्वेंस का जो वैल्यू है के एवरेज का, K1 K2 K3 निकालने के बाद रूट अंडर मतलब क्यूबिक रूट ऑफ उसका एवरेज निकाल लेना है K1 K2 K3 का, बस। तो इस तरह का एक क्वेश्चन ईएस में आया हुआ है, तीन सेक्शन वाला, तो बड़ा सिंपल है, तो आपको कोई घबराने का जरूरत नहीं है, इजिली सॉल्व हो जाएगा स्लोप एरिया मेथड। समझ में आ रहा है? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। अब स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, नाउ हाइड्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इट इज पेड सब्जेक्ट। आप इसको एनरोल करने के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 7008420353। इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आप हमसे संपर्क करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपका जो भी डाउट है किसी भी तरह से, आप वीडियो देखते हुए आपको कुछ डाउट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उस डाउट को हम आपको क्लियर करेंगे। टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम ये सब एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे ये सब ग्रुप मिलेगा, मतलब व्हाट्सएप मिलेगा, व्हाट्सएप। फिर ये उसी तरह से एंड्रॉयड पे जब जाएंगे तो अपना ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए कॉन्सेप्ट डिकोडर का, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए, कमेंट भी मारिए कि आपने क्यों डिसलाइक किया, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। ओके, फर्दर हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का फुल पेड पैकेज है विच इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर योर एग्जामिनेशन, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ईएस के लिए, गेट के लिए, कुछ भी हो। आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी बिट कॉन्सेप्ट, ओके, इन सिमिलर फैशन जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो आप वहां से पढ़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आपको मेजर पेपर लाइक सॉयल, सोम, आरसीसी, है ना, ये सब पेपर आपको देखने को मिलेंगे फ्री में। आप वहां पे उन सब पेपर को स्टडी कर सकते हैं। स्टार्टिंग थोड़ा बोर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यू करोगे, मन बना के पढ़ोगे, लिखोगे, तो फिर इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट लेंदी है ना। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना पड़ता है। ये नहीं कि सडनली मैं कोई पीडीएफ दिखाया और आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। चीजों को बताने में टाइम लगता है, ओके, तो पढ़ने में भी समय लगता है। एक दिन में आपको कोई गुरु नहीं बना देगा सॉइल मैकेनिक्स में। इट विल टेक टाइम ऑफ 30 डेज, 25 डेज। ओके, जब आप पूरा वीडियो खत्म करोगे 25 दिन 20 दिन लगेगा, फिर पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब जाके मास्टर बनोगे सॉइल में, फ्लूइड में, ऐसे पेपर्स में। और ऐसे पेपर को अपना बनाना बहुत जरूरी है। सोम, फ्लूइड, सॉइल, इन्वायरो, स्ट्रक्चर, आरसीसी, इन सब पेपर को अपना बना के पढ़िए। क्यों? इन सब पेपर का वेटेज एग्जाम में ज्यादा होता है, इसलिए ईच एंड एवरी बिट कॉन्सेप्ट शुड बी स्टडी फ्रॉम दिस पेपर्स। किसी भी तरह का चीजों को स्किप नहीं करना है फ्रॉम दिस पेपर। एटलीस्ट न्यूमेरिकल हैंड तो एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल हैंड एकदम क्लियर होना चाहिए। थ्योरेटिकल कुछ कुछ कहीं कहीं अंड संड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें थोड़ा स्किप कर सकते हो, वो थोड़ा मिस होगा। लेकिन न्यूमेरिकल हैंड एंड कॉन्सेप्चुअल हैंड, कि न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे होगा, कॉन्सेप्ट अप्रोच कैसे होगा, इसमें बिल्कुल मिस नहीं करना है। और ये मिस नहीं करना है तो विजिट आवर चैनल एंड स्टडी इट। गुड लक, हैव ए नाइस डे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसके लिए हाइड्रोलॉजी पूरा फेमस है, जाना जाता है। इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ्स। ओके, सो ये एक मेजर चैप्टर होगी जो इसके बाद बताऊंगा। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं और पढ़ाऊंगा मैं फ्लड पढ़ाऊंगा, है ना। फ्लड का कंप्लीट डिटेल्स पढ़ाऊंगा। फ्लड, पीक फ्लड कैसे निकालेंगे, क्या होगा क्या नहीं, ये सब चीजें। फिर फ्लड का राउटिंग, मतलब फ्लड फोरकास्टिंग, एक तरह का फोरकास्टिंग टेक्निक हो गया। कहने का मतलब है बस यही चीज है, इसमें मतलब हमको हाइड्रोग्राफ निकालना होता है फ्लड का। मान लो एक फ्लड आ गई नदी में, तो ये कोई एक सेक्शन है और ये कोई एक सेक्शन है ना। तो यहाँ से कुछ डिस्चार्ज पास हो रहा है एट ए पर्टिकुलर टाइम, फिर ये सेक्शन 1-1 और ये सेक्शन 2-2। अब ये सेक्शन 2-2 जो है, ये मान लो 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है सेक्शन 1-1 से। तो सेक्शन 2-2 पर फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या होगा इस रिवर, इस बाढ़ आने के कारण, इसी को हम फ्लड राउटिंग कहते हैं।
है ना, मतलब उसमें कितना डिस्चार्ज पास हो रही होगी एट सेक्शन 2 इन दी स्ट्रीम, ताकि हम ये अंदाजा लगा पाए क्या उस एरिया में फ्लड होगा, उस एरिया में उतना नुकसान होगा जितना यहाँ पर हुआ है ना। इसी को फ्लड फोरकास्टिंग या फ्लड राउटिंग कहा जाता है। तो इन सब चीजों को, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इन सब चीजों को पता लगाना बहुत जरूरी है। ये फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तरह से आप कह सकते हो। इसका एक हाइड्रोग्राफ का एप्लीकेशन है ये पूरा का पूरा फ्लड चैप्टर। ये जरूरी है ताकि क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार में तो पूरा हर एक साल वो बाढ़ आता है और वो बाढ़ खत्म ही नहीं होता है। आज तक वो फ्लड मैनेजमेंट हो ही नहीं पाया, इसलिए वो लोग, उस एरिया के जो लोग हैं वो मान लिए कि अब हमको ऐसे ही पानी में डूब के रहना, वो रहते हैं। सरकार को भी कोई इसकी नहीं पड़ी है। दूसरी, अब मान लो कहीं पर फ्लड के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, है ना, तो फ्लड के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। एक पूरा शहर के लिए एक प्रोजेक्ट 1-2 रुपया, 10,000 या करोड़ रुपया का नहीं होता है, हजारों करोड़ों रुपए की होती है। तो वो हजारों करोड़ रुपए डिसाइड करने के लिए ये सब चीजों को परफेक्टली एक्यूरेटली एनालिसिस कर पाए, इसलिए बहुत जरूरी है। प्लस फर्दर आप एज ए इंजीनियर अगर फ्लड इस तरह का सिचुएशन, ये सब कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है, मान लो जैसे उत्तराखंड में हुआ था, आपका क्या हुआ था, बाढ़ आ गया था, कितने सारे लोग जान प्राण गए, वहां पे फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। वो सब तो आपातकालीन भी है, कभी कभी अचानक से आ जाता है तो क्या करेंगे, उसी तरह से। लेकिन ऐसे सिचुएशन के लिए भी, कंडीशन के लिए भी प्रिपेयर होना होगा। और एज ए इंजीनियर ये हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे कंडीशन को हम देख पाए, समझ पाए, सोच पाए, उसका एनालिसिस कर पाए बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, बेस्ड ऑन आवर थ्योरीज, बेस्ड ऑन आवर कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन आवर दिमाग। इन सब चीजों को हम समझ पाए और उसके करस्पॉन्डिंग हमको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी इनपुट चाहिए, वो हम डिप्लॉय कर पाए वहां पे फॉर सेफ्टी एंड मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है। और जब सेफ्टी एंड मैनेजमेंट होगा तो लोग भी आएंगे उस जगह पे रहने के लिए, क्योंकि उनको वो डरेंगे नहीं, है ना, कि यहाँ बाढ़ आ जाएगा तो क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि आप चूंकि वहां परफेक्ट फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम दिए हैं, तो लैंड यूज आपका डेवलप होगा, बिजनेस डेवलप होगा, एरिया डेवलप होगा, समझ रहे हो। तो इन सब चीजों का एनालिसिस किया जाता है। और ये सब डिसीजन में जो डिजाइन डिसीजन है, इसमें एक इंजीनियर का रोल इंपॉर्टेंट है। और जो इंजीनियर का डिसीजन होता है, दैट इज योर फाइनल डिसीजन, उसको कोई भी सरकार भी छेड़खानी नहीं कर सकती। हाँ, वो किसी दूसरे इंजीनियर से चेकआउट करवा सकती है, एक टीम बैठाया जाता है इसलिए, है ना, ताकि 10 आदमी रहे, किसी एक ही का अपना ना चले। क्योंकि कभी कभी होता है ना, अभी इंजीनियर मतलब मान लो कि कोई स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, कोई ब्रिज वगैरह को डिजाइन करना है, तो उसको डिजाइन करने के लिए हमको पीक फ्लड निकालना पड़ता है। तो जब हम पीक फ्लड का वैल्यू निकालेंगे, ओके, तो मान लीजिए पीक फ्लड क्या होता है हम बताएंगे। पीक फ्लड या फिर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड उसको कहा जाता है। जब फ्लड का चैप्टर में बताऊंगा उसमें समझाऊंगा। तब जब हम स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड निकालेंगे तो वो डिपेंड करता है पीक फ्लड के ऊपर। और स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड जो है, इट इज जनरली अप्रोक्सीमेटली 40-60% ऑफ योर प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड मतलब एडवर्स सिचुएशन हो गया, बहुत ही एडवर्स मेट्रोलॉजिकल कंडीशन हो गया, एंड अंडर ड्यूरिंग सच ए एडवर्स मेट्रोलॉजिकल कंडीशन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रन ऑफ दैट कैन बी रीच टू द स्ट्रीम फ्लोइंग इन दैट कैचमेंट एरिया। ऐसे कंडीशन में आपका लेवल इंक्रीज होगा फ्लो का, तो दैट विल बी फ्लड। समझ रहे हैं। तो अंडर सच एडवर्स कंडीशन जो डेवलप होगी रन ऑफ आपके स्ट्रीम में, उसके कारण एक प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड आप कह सकते हो। और पीएमपी ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फिजिबल है, ये फिजिबल है, प्रैक्टिकली फिजिबल है। क्यों हम उसी तरह से उस फ्लड को मैक्सिमाइज करते हैं, है ना। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या पीएमपी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है? नो, इट इज फिजिबल। फिजिबल मतलब ये होने का इसका संभावना है, अगर ऐसा एडवर्स मेट्रोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो गया जैसा हमने सोच के उस फ्लड को मैक्सिमाइज किया है, तो वो पीएमपी हो गया। अब उसका 60-40% होता है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड, जिसके करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड होता है, ये एक ऐसा मैग्नीट्यूड होता है, ऐसा वैल्यू होता है जो कि जिसके बराबर जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, जो भी डिजाइन कर रहे हो, है ना, इस स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड के करस्पॉन्डिंग। ऐसा नहीं होगा जनरली कि स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड से ज्यादा का फ्लड उसके स्ट्रक्चर के लाइफ पीरियड के दौरान में आ जाए, नहीं होगा, है ना। इसका प्रोबेबिलिटी काफी कम होता है कि वो एक्सीड कर जाए। तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच भी एक पढ़ेंगे हम फ्लड में, है ना। तो इन सब चीजों को मैं फ्लड में डिस्कस करूंगा और ज्यादा डिटेल में। वेल, काफी लेंदी हो रही है, अब इन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि आगे और क्या क्या चीजें आने वाली है इंटरेस्टिंग। और कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा, जैसे रन ऑफ के ऊपर बताऊंगा, कुछ रिजर्वियर कैपेसिटी, रिजर्वियर यील्ड कैलकुलेशन बताऊंगा, कैचमेंट यील्ड कैलकुलेशन बताऊंगा, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। इन सब चीजों को हम और डिटेल में देखेंगे आगे चल के, ज्यादा नहीं है,
जितना आप तक पढ़ा दिया हूँ उसका हाइड्रोग्राफ अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बस उसके बाद बस 10-12 घंटे के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। हाइड्रोग्राफ में हाँ 6-7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा हाइड्रोग्राफ में लग सकता है, ये बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको टाइम देना होगा। क्लियर है? वेल ये नहीं कि मैं ग्राफ बता दिया, हाँ ऐसे 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 निकाल दिया, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है, तो मैं डिटेल में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बोलूंगा, बहुत कुछ है, समझाऊंगा, फिर लिखूंगा, फिर दिखाऊंगा, है ना। ये नहीं कि पीडीएफ नोट्स लिया दिखाना शुरू कर दिया। ये पीडीएफ नोट्स बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा, उसने क्या किया है, वो बोल रहा है कि मतलब मेरे सब्जेक्ट पढ़ी है वो वीडियो कोर्स, और उनके सब्सक्राइबर और सब कुछ अपने से भी ज्यादा है बस। लेकिन हो क्या रहा है कि वो पीडीएफ फाइल को कॉपी कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, बस ये टिक 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 टिक, हाँ ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये नेक्स्ट, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये। अरे भाई मतलब नहीं है कुछ। हाँ वो सब किसके लिए प्रिफरेबल है? मान लो 2017 में पास किए हो, अभी एग्जाम देना है, तो 17 से लेके अभी तक कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे, अब रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, सब कुछ देखना है, मतलब सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, बस रिवाइज करना है, ताकि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं भाई, हम थोड़ा गाना सुनने के बजाय वीडियो देख लिए, इनके लिए सुटेबल है। मान लो अब तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इंजीनियरिंग के दौरान हो, या इंजीनियरिंग पास करने के बाद साल 1.5 साल इधर उधर भटके हो, फिर आए हो पढ़ने के लिए ऑनलाइन, तो उनके लिए सुटेबल नहीं है इस तरह का चीज, या फिर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वाले वीडियो सुटेबल नहीं है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे। हाँ हो, बाकी इन सब चीजों के अतिरिक्त आपकी मेहनत सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, मेहनत आप करोगे सक्सेस आपको मिलेगा। गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।